नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ताजा तरीन खबरों से करते हैं और आज भी आपके साथ हम साझा करेंगे एक ऐसी समीक्षा जिसमें वर्तमान विधायक संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया पूर्व विधायक, क्या उनके बीच टकराव होगा? ऐसा एक कौन सा मुद्दा है? कस्बे की वो प्रमुख समस्या या प्रमुख कस्बे का वो मुद्दा हम वर्तमान में मान सकते हैं, ऐसे विषय पर हम समीक्षा करने वाले हैं। और ताजा तरीन लगातार प्रमुख बादरा क्षेत्र की घटित होने वाली घटनाएं, कार्यक्रम, उनकी खबरें अब सिलसिलेवार मैं आपको बताने वाला हूं। तो तेजी के साथ मैं आपको पहले समीक्षा में जाने से पहले खबरें बता दूं, क्योंकि आज की समीक्षा बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच क्या टकराव आने वाले दिनों में हो सकता है और वो कौन सा विषय है, किस विषय को लेकर हम ये समीक्षा आपके बीच में लेने आए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आप दर्शक जुड़ चुके हैं बड़ी संख्या में। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि इसको आप फेसबुक पे लाइव जरूर करें ताकि आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आज का विषय बड़ा धमाकेदार रहने वाला है दोस्तों, तो बुलेटिन को लाइव जरूर करें, आगे शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, बार संघ बादरा के चुनाव बादरा में 13 दिसंबर को होने वाले हैं। तो अब से आज 9 तारीख है, मात्र 4 दिन रहे हैं। 4 दिनों में 2 आमने सामने उम्मीदवार है। जल्दी से मैं खबरें आपको बताऊं क्योंकि बड़ी धमाकेदार समीक्षा है आज वो करने वाले हैं। तो 2 अध्यक्ष पद के दावेदार जो है महेंद्र जांगिड़ व विनोद कालेरा। दोस्तों, उनमें से कौन अध्यक्ष बनने वाला है, इस विषय पर मैं जल्दी से आपको बताऊं। तो नामांकन वापसी के दिन दोस्तों, जब नामांकन उठे तो सह सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुए विकेश राहड़ और योगेश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए उपाध्यक्ष के पद पर, और दलवीर बेनीवाल कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए, और वेद प्रकाश पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके सामने एक एक आवेदन रहा और जो आवेदन उनके सामने डाले गए थे वो उठा लिए गए। तो कुल मिला के ये 4 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो एक महासचिव के पद पर जो है जरूर अब टक्कर होने वाली है श्रवण रामगढ़िया और विनोद सिंगाठिया के बीच। तो इनमें से महासचिव का पद किसको मिलता है, ये 13 दिसंबर को जब वोटिंग होगी तब पता लगेगा। और अध्यक्ष पद की दौड़ में आमने सामने की टक्कर है महेंद्र जांगिड़ और विनोद कालेरा के बीच। महेंद्र जांगिड़ पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले वो हार गए थे। राजकरण जी प्रजापति नमस्कार बोल रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो इन सभी के बीच में जो टक्कर होने वाली है दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो जिसकी छवि बढ़िया होगी वो जीतेगा, चाहे वो अध्यक्ष पद हो या फिर महासचिव का पद हो। अब छवि किसकी बढ़िया है, किसकी छवि ऐसी है जो बुजुर्ग अधिवक्ताओं के बीच और युवाओं के बीच कॉम्बिनेशन स्थापित करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये सभी चुनावों में लागू होती है एक प्रकार से, क्योंकि छवि चाहे वो राजनीतिक एक प्रकार से दलों का कोई चुनाव हो या फिर किसी संस्था के चुनाव हो, और ये तो बार संघ के चुनाव है, बड़े शानदार तरीके से होते हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग है दोस्तों ये, और बुद्धिजीवी वर्ग में जब वोटिंग होगी तो बहुत सोच समझ कर, और जिसकी छवि बढ़िया है, जो बहुत प्रिय है और जो वास्तव में उपयुक्त है अध्यक्ष पद के लिए, उसी को लेकर वोटिंग ज्यादा होने वाली है। तो देखते हैं महेंद्र जांगिड़ अध्यक्ष बनेंगे या विनोद कालेरा, महासचिव श्रवण रामगढ़िया बनेंगे या विनोद सिंगाठिया। 13 को दिसंबर को 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लीलाधर अग्रवाल और सहायक निर्वाचन अधिकारी आनंद मोटसरा और गुरनाम सिंह। दोस्तों, इनके अनुसार 200 से कहीं अधिक की सूची हो चुकी है वोटर लिस्ट की, और कितने वोट किसको मिलेंगे 4 निर्विरोध मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप जाते हैं दोस्तों अगली खबरों में। तो अगली खबरों में जाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज तेजी से मैं खबर बताऊंगा आपको, और बड़ी संख्या में लाइव लोग जुड़ चुके हैं। आज समीक्षा जो है वो देखना कतई मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आज की समीक्षा बादरा के प्रमुख ऐसे विषय पर है जिसमें विधायक और पूर्व विधायक की आने वाले दिनों में टक्कर हो सकती है।
तो लाखनवास में कल 8 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन शुरू हुआ है दोस्तों। और कथावाचक है करुणानंद जी महाराज, जो कि रामतलाई धाम आश्रम श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य हैं। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाली ये कथा 12:15 बजे से और 3:15 बजे तक के बीच में होगी। और कल कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा के साथ इसका जो प्रारंभ है वो हुआ। हनुमान मंदिर में ये कथा होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करवाऊं तो शेर सिंह गोस्वामी को बादरा का देहात कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अभी सभी, चाहे वो बार संघ के निर्विरोध निर्वाचित सदस्य हो या फिर शेर सिंह गोस्वामी हो, सभी को साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और साधुवाद। और इससे पहले मैं आपको बताऊं तो हाल ही में SKD यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि हासिल करने वाले रसायन ज्ञान विषय से अजय डील को भी देहात कांग्रेस बादरा का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस की नियुक्तियां धड़ाधड़ होने लगी है। भाजपा में भी दोस्तों कवायद चल रही है। मैंने कल आपको बताया था नगर मंडल के और सभी 26 नगर मंडल जो जिले के हैं उन सभी पे अब नई नियुक्तियां होगी। उसको लेकर बैठकों का, कार्यशालाओं का दौर जारी है। और जिला अध्यक्ष के चुनाव भी 30-31 दिसंबर से पहले नया बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी मिल जाएगा और सभी मंडलों के अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। और कौन कौन दौड़ में है मैंने आपको कल भी बताया था। और बादरा से अनूप सिंह शेखावत का नाम भी दोस्तों आ रहा है। और चाहे रामकृष्ण भाकर हो, काशीराम गोदारा हो, सुशील जोशी हो, अनेक ऐसे जिले में कई बड़े बड़े नाम है जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष की दौड़ में आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो नौर में दशहरा फुटबॉल का अब वक्त आ चुका है दोस्तों। 29 दिसंबर से भव्य आगाज होने जा रहा है नौर में दशहरा फुटबॉल का। और दशहरा फुटबॉल पूरे राजस्थान में बेहतरीन टूर्नामेंटों में से गिना जाता है दोस्तों। और 5 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। तो इस टूर्नामेंट के संयोजक है शशिकांत शर्मा और समिति के अध्यक्ष है विनोद गोल्यान। उनके अनुसार दोस्तों इस बार इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड इनाम जो है वो 1,01,000 का नगद इनाम विजेता को दिया जाएगा और उप विजेता को 71,000 का नगद इनाम, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 21,000 का इनाम दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में बादरा की तरह ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तराखंड की टीमें आएगी। देश की नामी टीमें और नामी खिलाड़ी, इस जो क्लबों के नामी खिलाड़ी है वो इस नौर के दशहरा फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और इसके साथ एक बड़ी जानकारी बादरा वासियों को भी मैं दे दूं कि बादरा में भी जनवरी के मध्य बादरा का जो अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट होता है उसका आगाज होने की पूरी संभावना है। उसको लेकर एक औपचारिक बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही इसको लेकर एक बड़ी बैठक जो टिको फुटबॉल क्लब की है वो होने वाली है। और 15 जनवरी के आसपास बादरा में भी अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होना निश्चित सा जान पड़ता है। इसमें भी अनेक राज्यों की फुटबॉल टीमें दोस्तों भाग लेती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आज संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है और वक्फ बोर्ड बिल सहित 16 ऐसे बिल है जो इस संसद के शीतकालीन सत्र में आने वाले हैं और उनके ऊपर व्यापक कड़ी बहस, हंगामेदार ये संसद का बजट सत्र जो है वो होने वाला है दोस्तों। और वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर बड़ी हंगामेदार चर्चा इसको लेकर हो सकती है और देश के बड़े बड़े मौलवियों के कड़े बयान दोस्तों इस विषय को लेकर लगातार आपके सामने आ रहे हैं। आपने सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनके माध्यम से आपने देखा होगा पूरे देश में तूफान खड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर। और हाल ही में 1-2 दिन पहले एक बयान आया था ओबीसी का उत्तर प्रदेश को लेकर कि ये वक्फ बोर्ड की पूरी तमाम जमीनें हैं वो हड़पने का प्रयास कर रही है भाजपा और उनके नेताओं पर आरोप लगाया। और उन्होंने बातों में स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की 1,12,000 से अधिक वक्फ बोर्ड की भूमियों के कोई कागजात है ही नहीं। तो वो जमीनें कहां जाएगी, कौन उसका मालिक होगा, कौन उस पर काबिज होगा। तो मामला बड़ा गंभीर है दोस्तों, कोर्ट में है और संसद में एक प्रकार से इसको लेकर अनेक मामले कोर्ट में इसको लेकर, ऐसा नहीं है हर वर्ग इसको लेकर परेशानी में भी है
और कोर्ट में, संसद में इसको लेकर क्या होने वाला है। लेकिन एक इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया है दोस्तों। आपको याद होगा जगन मोहन सरकार का एक फैसला था, इसको लेकर आया था और उस फैसले को ही पलट दिया, पलटा ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। और ऐसी मांग अब हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा से भी आने लगी है कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। देश में इसकी कतई कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं पूरे देश में हिंदुओं का भी एक सनातन बोर्ड बनाने की मांग इसके पैरेलल की जा रही है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा देश में आने वाले समय में, आगामी महीनों की राजनीति जो है वो बड़ी उठा पटक उथल पुथल वाली होने वाली है। अब हम अन्य खबरों की ओर आपका रुख करें तो हरियाणा से तो मांग उठी है, लेकिन दोस्तों एक और खबर है चुनाव को लेकर मैं आपको बताऊं तो बिहार हो या दिल्ली हो, अब जनवरी में चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव हमारे देश में कभी ना कभी किसी ना किसी समय किसी किसी के राज्यों के या उपचुनाव या किसी प्रकार के चुनाव होते ही रहते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, उसके साथ अनेकों राज्यों के उपचुनाव भी हुए। राजस्थान में भी 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, 5 भाजपा जीती, 2 अन्य के खाते में गई। लेकिन अब जो चुनाव, बड़े चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वो है बिहार के और दिल्ली के। और दिल्ली को लेकर तो केजरीवाल सरकार ने दोस्तों 2 सूचियां तक जारी कर दी है। और दिल्ली में पहली सूची में 11 और दूसरी सूची में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी है। 70 सदस्य विधानसभा में, 31 सदस्य तो उन्होंने घोषित भी कर दिए हैं। अभी भाजपा ने या कांग्रेस ने घोषित नहीं किए। तो दिल्ली की 70 सीटों में लगभग 63 सीटें जो है अब तक, 62 सीटें माफ कीजिएगा, आम आदमी के पास है दोस्तों। 8 सीटें इनमें जो है वो बीजेपी के पास ही है। और बीजेपी के पास 8 सीटें जो वर्तमान में है, लक्ष्मी नगर की, विश्वास नगर की और रोहतास नगर की, गांधीनगर की, गोंडा की, करावल नगर की और रोहनी की और बदरपुर की, ये 8 सीटें जो है वो भाजपा के पास है। तो आगे रहेगी या नहीं रहेगी और किसको टिकटें दी जा रही है। 20 में से अभी आपने 20 टिकटें बांटी है, उसमें से 17 सिटिंग एमएलए की टिकटें काट दी गई है, नयों को दी गई है। और 6 तो ऐसे हैं जो भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आम आदमी पार्टी में आए, उनको भी टिकट दी गई है। तो 31 में से 6 अदर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तवज्जो दी गई है। तो ये दिल्ली के चुनाव का रुख है। बिहार में क्या होगा और वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार की राजनीति में आपको बताऊं थोड़ी सी देर में, तो वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार पर व्यापक दबाव वहां की पार्टियों द्वारा, लोगों द्वारा और उन्हीं की पार्टी में नेताओं के द्वारा डाला जा रहा है कि आप वक्फ बोर्ड का समर्थन कतई न करें। क्योंकि मुस्लिमों को लेकर जिन जिन राजनीतिक दलों में राजनीति चरम पर है या वोट बैंक प्रभावित होने का डर है, वो पार्टियां कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का जो बिल का मोदी सरकार ने लेकर आई है, मोदी सरकार, उसका समर्थन करने में डर रही है दोस्तों। तो इसके अलावा 2024 में भी चुनाव हुए थे, मैं आपको बताऊं कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं अब तक। और उनमें से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपको याद होगा उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, अभी हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर तक के इन 8-9 राज्यों के चुनाव अब तक हो चुके हैं। और जनवरी में 2 राज्यों के चुनाव है। तो कुल मिला के चुनावों का परिदृश्य देश में चलता रहता है। कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, अगर विपक्ष वो राज्य जीत जाता है तो वहां ईवीएम लगभग ठीक रहता है, और विपक्ष हार जाता है और भाजपा वहां जीतती है तो ईवीएम का मुद्दा जो है वो सिर उठाने लगता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों उस खबर की, जिस खबर की समीक्षा के रूप में आपको उसका इंतजार है। उससे पहले एक छोटी सी खबर मैं आपको बताऊं तो पंकज यादव दोस्तों और कुलदीप यादव जटान बजरंग दल प्रखंड के सदस्य और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य आदि, इन सभी सदस्यों ने, बलवीर सारण हो, स्वामी करुणानंद महाराज हो, राजेंद्र फौजी हो, सतवीर सारण हो, बलवीर सारण हो, इन सभी ने मिलकर सूरतपुरा गांव के अखाड़े की जो भूमि थी, जो अतिक्रमण कर ली गई थी, उसके ऊपर लोग काबिज हो गए थे, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और पुनः उसको अखाड़े के रूप में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो सभी सदस्यों का बड़ा भारी इसमें योगदान रहा और ग्रामीणों का भी इसमें
योगदान रहा। और इसके अलावा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर व्यापक अत्याचार किया जा रहा है, उनको पीट पीट कर उनको घरों से खदेड़ा जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, मंदिरों में जाकर तोड़ाफोड़ी की जा रही है, मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे भारत में उबाल है दोस्तों। नेताओं के तरह तरह के बयान उजागर भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जरूर ऐसे बयान नहीं दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी का कोई बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का बयान सामने नहीं आया है और बहुत से लोगों को उस बयान का भी इंतजार है कि वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बयान क्यों नहीं दे रहे। वो संभल हिंसा की बात करते हैं, देश में अन्य हिंसा की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हिंसा की बात राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, बादरा से एक ज्ञापन दिया गया बजरंग दल द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्रपति के नाम, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को तुरंत बंद करने की मांग की गई है, अन्यथा बड़ा आंदोलन करने की मांग की गई है। तो कुल मिला के दोस्तों खबरों के माया जाल में इतना ही है, लेकिन अब बलवान पूनिया ने आज एक ज्ञापन दिया है। अब हम समीक्षा प्रारंभ करते हैं, जो आज हम समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि आज राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, राइजिंग राजस्थान की चर्चा हो रही है, और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आज से आगाज हुआ है, जो कि 3 दिवसीय ये समिट है। और आज पीएम मोदी राजस्थान में थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, उसका कल आपको विस्तार से सभी प्रमुख चैनलों में या मीडिया के माध्यम से आपको पता लगेगा। और 12 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक राजस्थान में अनेकों कार्यक्रम चलेंगे इसी राइजिंग राजस्थान को लेकर, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो ये एक प्रकार से समिट हुआ है उसको लेकर अनेक कार्यक्रम चलेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उस समीक्षा पर आते हैं। अब बादरा में एक बहुत बड़ी समस्या मानिए या एक मुद्दा पिछले 1-1.5 वर्ष से छाया हुआ है और रुक रुक कर उसकी चर्चा हो रही है दोस्तों। और वो मुद्दा क्या है, और आज बलवान पूनिया ने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन किस चीज का दिया है मैं आपको बताऊं। तो आज केमिस्ट यूनियन, एक प्रकार से 2 केमिस्ट यूनियन बादरा में बनी हुई है। हालांकि उप जिला अस्पताल के सामने तमाम जो दर्जन भर या इससे अधिक मेडिकल स्टोर्स है, उनकी दुकानें जो हैं वो सभी आज एकत्रित होकर बलवान पूनिया के पास गए थे, उनसे गुहार लगाई थी। पूर्व में संजीव बेनीवाल से भी वो मिल चुके हैं और उन्होंने गुहार लगाई थी कि ये जो उप जिला अस्पताल का भवन है, बिल्डिंग है, इसको शिफ्ट ना किया जाए अन्यंतर शहर से बाहर। और इसके विभिन्न रीजन भी दिए गए थे कि ऐसा ऐसा इसमें नुकसान या फायदा है, तो आप इसको लेकर इसको यहाँ से जो इसको शिफ्ट करने की बात है उसके ऊपर अमल कतई ना करें। अब हम इसके ऊपर समीक्षा करने वाले हैं और कैसे बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल आपस में टकराव में आ सकते हैं आने वाले दिनों में। दोस्तों आपको पता होगा, उप जिला जो अस्पताल है वो विधायक संजीव बेनीवाल, जो बलवान पूनिया थे विधायक, उनके टाइम में ये उप जिला अस्पताल बना था और इसकी बिल्डिंग भी भव्य रूप में बनी थी और इसके ऊपर काफी खर्चा भी हुआ था और इसमें सुधार भी काफी हुआ था। बिल्डिंग में हो, स्टाफ में हो, नियुक्तियां भी पूरी की गई थी। तो कुल मिला के बलवान पूनिया के टाइम में इसमें काफी व्यापक सुधार हुआ था। लेकिन मरीजों को राहत कितनी मिली ये एक अलग विषय है, क्योंकि मरीजों को राहत जब मिलेगी जब डॉक्टर्स यहाँ अपने चैम्बर में सीट के ऊपर बैठे मिलेंगे और उनको देखकर जांच करके उनको दवाई दे देंगे, और जो भर्ती करने वाला है उनको भर्ती करेंगे और दवाई देनी है उनको दवा देके वहां से विदा करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या इसमें भी गोलियां दवाइयां नहीं मिलती, बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है? मैंने 2 दिन पहले भी एक समीक्षा की थी दवाओं को लेकर, कैसे डॉक्टर दवाओं के दाम डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों। एमआरपी जो है वो डॉक्टरों के मन माफिक लगाई जा रही है। 38 रुपए की, 30 रुपए की दवा 300, 400, 500, 1200 रुपए तक में जो है अलग अलग कीमतों की दवाएं जो है, रेट किस कदर हावी है इसकी हमने समीक्षा की थी, आपने सुना होगा। तो इस अस्पताल की बिल्डिंग को, भवन को
दूसरी जगह शिफ्ट करने की चर्चा चल रही है। और इसको लेकर एक निरीक्षण भी हुआ था संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में अधिकारियों का, और जिला स्तर पर भी अधिकारी आए थे। और जमीन कहाँ देखी जा रही है मैं आपको बताऊं तो बादरा और सावा जाने के लिए जो बाईपास है, उस बाईपास पर नहर के किनारे, और जो दोस्तों मैं आपको बताऊं रामतलाई धाम की तरफ जाने वाली एक सड़क है, कच्चा मार्ग है, वहां करीब मेन रोड पे ही, बाईपास पे ही इसको बनाया जाना प्रस्तावित किया हुआ है। हालांकि अभी फाइनल डिसीजन किसी प्रकार का नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि ये भवन वहां जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। और बलवान पुनिया का पूरा एक प्रकार से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उप जिला अस्पताल से। और वर्तमान में विधायक संजीव बेनीवाल का हालांकि कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन जब कुछ व्यापारियों ने और भादरा क्षेत्र के लोगों ने एक प्रस्ताव लेकर आए कि गौशाला की भूमि पड़ी है, वहां अस्पताल स्थापित किया जाए शहर से बाहर, ताकि वो अलग अलग फायदे दिखा रहे थे उसके कि कैसे फायदा होगा लोगों को, तो उसको लेकर बिल्डिंग जो है वहां शिफ्ट कर दी जाए। तो ये टकराव है पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में। अब इसको लेकर नुकसान किसके हैं, फायदे किसके हैं, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है, इसको लेकर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो ज्ञापन दिया गया बलवान पूनिया द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कि इस बिल्डिंग को दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए, और इसके रीजन दिए गए थे बहुत से लोगों का यहाँ बाजार फ्लॉप हो जाएगा, और केमिस्ट यूनियन, केमिस्ट जितने भी लोग हैं उनको बहुत बड़ा घाटा होगा, आदि आदि। अब हम बताएं आपको नुकसान रियल में इससे है क्या। नुकसान एक तो जो दर्जन भर या इससे अधिक मेडिकल स्टोर है वो एक प्रकार से फ्लॉप से हो जाएंगे दोस्तों। उनका जो कई तो किराए में दुकान है, उनका किराया भाड़ा तक नहीं निकलेगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इतने लोगों का रोजगार ही खत्म हो जाएगा। और वहां अगर लेंगे तो वहां किसकी जमीन है, दुकानें बनानी पड़ेगी, और कितना किराए में मिलेगी। यहाँ किराया, या खुद की दुकान है तो यहाँ भी वो दुकान है और वहां एक दुकान और लेनी पड़ेगी, तो बहुत एक्सेस खर्चा जो है उनको करना पड़ेगा। दूसरा नुकसान कि मरीजों को कोई जांच कराने के लिए कहीं लैब में जाना है, अल्ट्रासाउंड केंद्र में जाना है, तो वो फिर वापस बाजार आएंगे, क्योंकि वहां तो कोई लैब नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई चाय पानी की आदि दुकानें नहीं है। वहां तो पूरा बाजार डेवलप होगा, एक प्रकार से नया बाजार डेवलप होगा उस बाईपास रोड पर। बिजली विभाग से आगे मैं बात कर रहा हूं। तो ये नुकसान है दोस्तों। और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग जो बस स्टैंड पर उतर गए, या सावा बस स्टैंड या कहीं भी उतर गए, वहां से अस्पताल उनको अगर जाना है तो वहां से फिर टेम्पो का किराया भाड़ा दो, और जिला अस्पताल में, उप जिला अस्पताल में बाईपास पर जाओ, और अगर कोई जांच वगैरह करवानी है तो फिर टेम्पो वहां से पकड़ो और फिर बाजार आओ, और कितने चक्कर लगेंगे। उन सभी चक्करों में उनका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उनका खर्चा ज्यादा लगेगा, देहात के लोगों का मैं बात कर रहा हूँ। और बाजार में बार बार आना जाना पड़ेगा, इससे तो अतिरिक्त खर्चा लगेगा ही। और बसों से जो आने वाले यात्री है उनको भी किराया भाड़ा अतिरिक्त देना पड़ेगा, और ये एकदम बाजार में ही था, तो ये बाजार में पैदल भी लोग आ सकते थे, जैसा भी है। अब मैं इसके फायदे बताता हूं आपको। ये तो हुए नुकसान मरीजों को आदि आदि। अब फायदे इसके क्या हो सकते हैं। भीड़ भाड़ में ये अस्पताल है, और बाजार में आए दिन जाम लगते रहते, आपने देखा होगा, शोर शराबे में। तो शोर शराबा मुक्त वहां अस्पताल हो सकता है, और मरीज जो है, पेशेंट जो है, उनको बड़ा सुकून के साथ इलाज वहां करवाने की सहूलियत मिल सकती है, ये फायदा हो सकता है। और बाईपास पूरा वो डेवलप हो जाएगा, एक बाजार नया डेवलप वहां हो जाएगा, इसका भी फायदा होगा। हाथीपुरा वास में जमीनों के दाम बढ़ेंगे दोस्तों, हाथीपुरा वास के लोगों को तो फायदा हो सकता है। उस मेन सड़क पर आने वाली जमीनों के मालिकों को बेतहासा फायदा होगा। और इसके अलावा बात करें तो दर्जनों गांवों के मरीज जो है
वो उनको बादरा कस्बे में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। कोई एम्बुलेंस में आ रहा है या कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो, केस है, सरकारी अस्पताल में ले जाना ही पड़ता है। वहां प्राथमिक उपचार के बाद कहीं इधर उधर रेफर भी किया जाता है, और कई बार वहां कोई बड़ी घटना हो जाती है पोस्टमार्टम आदि के लिए। तो बाजार में आने से बहुत ज्यादा समय और जाम में फंसने की जो जो झंझट होते हैं, उन झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। और मैं आपको बात करूं, सावा मार्ग की तरफ से आने वाले दर्जनों गांव है वहां, उनको बादरा कस्बे में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। वो सीधे के सीधे बाईपास उप जिला अस्पताल में आ सकते हैं। तो उनको कुछ फायदा भी होगा, उनको किराए भाड़े का भी फायदा हो सकता है, बाजार में इधर उधर नहीं डोलना पड़ेगा। हाँ, अगर वहां सुविधाएं नहीं हुई लैब की, अल्ट्रासाउंड की, मेडिकल स्टोर की, तो हाँ उनको बाजार आना पड़ेगा। ये उनको नुकसान जरूर होगा। तो कुल मिला के अब संजीव बेनीवाल का इसको लेकर अभी तक बयान नहीं आया है। वो यही कह रहे हैं कि मरीजों को सुविधा मिले, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो मरीजों को सुविधा कैसे मिलेगी, लोगों को राहत कैसे मिलेगी, किस चीज से मिलती है, यही रहने से या वहां शिफ्ट होने से। अब मैं एक चीज क्लियर और कर देना चाहता हूं इसी को लेकर। दोस्तों, इस बिल्डिंग को किसी प्रकार का अनाउंस नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई कि ये बिल्डिंग छोड़ी जा रही है, यहां से अस्पताल हट ही जाएगा और ये बिल्डिंग सुनसान हो जाएगी या किसी को दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी तक तो जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि ये बिल्डिंग भी अस्पताल की ही रहेगी। यहां भी जिला अस्पताल, जिला उप अस्पताल के ही कार्य होते रहेंगे। अब वो कार्य क्या होंगे, किस स्तर पर होंगे, क्योंकि अगर चिकित्सक वहां बैठेंगे तो पर्चियां वहां लिखी जाएगी मरीजों की, तो दवाएं तो वो वहां आसपास ही लेंगे, और दूर आएंगे तो वो शहर में किसी भी दुकान से जाकर ले सकते हैं। वो अस्पताल के सामने जो दुकानें हैं उनसे लेने के लिए तो कहीं बाध्य नहीं है, या वहां वो नहीं आएंगे। तो दुकानदारी तो केमिस्ट यूनियन के लोगों की होगी, इसमें तो प्रभावित होने वाली है, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन फायदा किसका है, नुकसान किसका है, आपने समीक्षा सुनी, आपने पूरी समस्या सुनी, तो आप ही इसका फैसला करेंगे, आप ही अंदाजा लगाएंगे। आप कमेंट में भी हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि बाहर जाने से फायदा है या फिर यही रहने से फायदा है। तो इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और एक बात मैं जरूर बता दूं, बलवान पुनिया भरपूर बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे, ये इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके समय में अस्पताल में व्यापक कार्य हुए हैं और उप जिला अस्पताल का तमगा बादरा के इस अस्पताल को मिला है। और वर्तमान के विधायक के शासन काल में अगर ये शिफ्ट होने की बात है, अगर ये मुद्दा उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से जुड़ गया या फिर इसको एक प्रकार से इगो बना लिया जाए, तो कहीं ना कहीं टकराव की, विवाद की स्थिति आने वाले दिनों में दोनों ही पूर्व व वर्तमान विधायकों के बीच में हो सकती है। उसका परिणाम क्या होगा, उसमें किसको फायदा, किसको नफा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता को क्या हानि लाभ, दोस्तों ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं। और हमने जो स्थिति आपके सामने है और जो पेश आने वाली है लोगों को, मरीजों को, चिकित्सकों को, वो मैंने आपको बताई है। तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, दोस्तों ये जरूर आप सोचिएगा, कमेंट में जरूर हमें लिख के बताइएगा। और आज 9 दिसंबर को दोस्तों विश्व भ्रष्टाचार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, तो उसको लेकर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। बालिका दिवस भी आज के दिन है और जयंती संत सूरदास जी की जयंती आज के दिन मनाई जा रही है दोस्तों, संत सूरदास जी की जयंती। और इसके अलावा अगर बात करें तो सोनिया गांधी का जन्म भी 1946 में आज के दिन हुआ था। और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मी हीरो और कभी भाजपा के भी रहे हैं नेता, और अब वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता है। उनका भी 1945 में आज के दिन जन्म हुआ था। तो इसके अलावा 1761 में आज के दिन ताराबाई शिवाजी की पुत्री का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।